हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रामिंग विद्या। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्यू यूजिंग टू स्टैक्स प्रॉब्लम के बारे में। ये हैकररैंक की प्रॉब्लम है जिसमें दो डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज हो रहा है। एक डेटा स्ट्रक्चर का नाम है क्यू और दूसरे डेटा स्ट्रक्चर का नाम है स्टैक, राइट। तो हम लोग सबसे पहले इन दो डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में जानते हैं कि इन दो डेटा स्ट्रक्चर में होता क्या है, मतलब क्यू में क्या होता है और स्टैक में क्या होता है, ठीक है। तो क्यू जो होता है वो मेरा फॉलो करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की प्रॉपर्टी को। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो एलिमेंट मेरा क्यू में पहले आएगा वही पहले रिमूव होगा, ठीक है। सिंपल सी बात करते हैं कि अगर हम एक क्यू बना रहे हैं, लेट्स से कि मेरी एक क्यू बन रही है, ठीक है। तो लेट्स से कि यहाँ पे कोई टिकट काउंटर है, ठीक है, मूवी टिकट यहाँ पे है, ये मेरा टिकट काउंटर है और लोग आ रहे हैं टिकट खरीदने, ठीक है। तो जो सबसे पहले क्यू में आया, लेट्स से काउंटर खुलने वाला है 3 बजे और अभी लेट्स से 2:30 बज रहे हैं, ठीक है। तो अभी 2:30 बज रहे हैं, तो मेरा फर्स्ट एलिमेंट क्यू में आ गया। अब वो यहाँ पे खड़ा हुआ वेट कर रहा है, ठीक है। फिर 5 मिनट और बीते तो यहाँ पे मेरा सेकंड एलिमेंट क्यू में आ गया, वो भी वेट कर रहा है टिकट के लिए। फिर 5 मिनट और बीते, फिर थर्ड एलिमेंट क्यू में आ गया। फिर 5 मिनट और बीते, फिर फोर्थ एलिमेंट क्यू में आ गया। और फिर 5 मिनट और बीते तो फिफ्थ एलिमेंट भी क्यू में आ गया। तो ये 5 लोग क्यू में आ गए और वो लोग वेट कर रहे हैं अपनी अपनी बारी का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बंदा सबसे पहले आया था, तो लेट्स से 3 बज गए और काउंटर खुल गया, ठीक है। तो जो इंसान सबसे पहले आया था वो सबसे पहले क्यू से बाहर जाएगा, राइट। क्योंकि फर्स्ट सबसे पहले पहुंचा था तो उसको सबसे पहले टिकट मिलेगी, वो सबसे पहले अपना क्यू से बाहर जाएगा। सेकंड उसके बाद आया था, उसको उसके बाद टिकट मिलेगी, फिर वो बाहर जाएगा। थर्ड उसके ही बाद जाएगा, फोर्थ उसके बाद जाएगा, फिफ्थ उसके ही बाद जाएगा, राइट। अगर कोई और एलिमेंट आता है तो यहाँ से एंट्री करेगा और यहाँ से एग्जिट करेगा। तो मतलब जो भी एंट्री होगी वो पीछे से होगी और जो एग्जिट होगा वो सबसे फ्रंट से होगा। तो मतलब जो भी एंट्री होगी वो होगी बैक से, ठीक है। और जो एग्जिट होगा वो होगा फ्रंट से, ठीक है। तो क्यू किसको फॉलो करता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब जो सबसे पहले एलिमेंट आया था वही सबसे पहले बाहर निकलेगा। जो सबसे पहले आया था, वन सबसे पहले आया था, तो वन सबसे पहले बाहर जाएगा। सिक्स जिससे ही पहले आया था वो उससे पहले बाहर जाएगा। मतलब जो भी पहले आएगा वो पहले बाहर जाएगा। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है क्यू का कि क्यू क्या करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करता है। तो इसमें दो एलिमेंट्स होते हैं मेरे, बेसिकली सॉरी दो मेथड्स होते हैं मेन। एक होता है एनक्यू और एक होता है डीक्यू। एनक्यू होता है क्यू में इंसर्ट करने के लिए किसी भी डेटा को, और डीक्यू होता है क्यू से निकालने के लिए किसी भी डेटा को, ठीक है। इसके अलावा मेरा एक और मेथड होता है और उस मेथड का नाम है मेरा फ्रंट। तो एक और मेथड होता है क्यू में जो होता है फ्रंट। फ्रंट मेरा क्या करता है? फ्रंट किसी को बाहर नहीं निकालता। फ्रंट सिर्फ मुझे ये बताता है कि मेरे क्यू के फ्रंट में कौन सा एलिमेंट पड़ा है किसी भी स्टेज में। लेट से 1 बाहर निकल गया, 2 बाहर निकल गया, तो उस केस में मेरे क्यू के फ्रंट में 3 पड़ा होगा। अगर 3 बाहर निकल गया तो उस केस में क्यू के फ्रंट में 4 होगा, राइट। तो फ्रंट मेरा बताता है क्यू के फ्रंट में क्या है, ठीक है। ये हो गया क्यू के बारे में। अब देखते हैं स्टैक में क्या होता है। स्टैक होता है, अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो बार बार कहीं भी देखोगे स्टैक का एक एग्जांपल जरूर मिलेगा कि स्टैक ऑफ बुक्स। तो स्टैक ऑफ बुक्स क्या होता है? मतलब लेट्स से मेरे पास 5 बुक्स हैं, ठीक है। तो मैंने पहली बुक यहाँ रख दी, उसके ऊपर मैंने दूसरी बुक रख दी, ठीक है। उसके ऊपर मैंने तीसरी बुक रख दी, उसके ऊपर मेरी फोर्थ बुक आ गई और उसके ऊपर मेरी फिफ्थ बुक आ गई, ठीक है। तो अगर मान लो कि मुझे फर्स्ट बुक चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? उसके लिए सबसे पहले मुझे फिफ्थ बुक को हटाना पड़ेगा, फिर मुझे फोर्थ बुक को रिमूव करना पड़ेगा, फिर थर्ड को करना पड़ेगा, फिर सेकंड को करना पड़ेगा और फाइनली मैं फर्स्ट बुक को तक पहुंचूंगा, फिर मैं उसको रिमूव करूंगा, राइट। तो स्टैक मेरा फॉलो करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रॉपर्टी को। लास्ट इन फर्स्ट आउट का क्या मतलब है कि जो एलिमेंट या जो बुक या कोई भी, मतलब कुछ भी, जो चीज मेरी लास्ट में आई है वो सबसे पहले रिमूव होगी। क्यू की केस में क्या था? जो सबसे पहले पहुंचेगा वो सबसे पहले बाहर निकलेगा, राइट। बट स्टैक में क्या होता है कि जो सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे पहले बाहर निकलेगा, बिकॉज स्टैक ऐसे बन रहा है, टॉप बॉटम प्रॉपर्टी, मतलब एक तरह का टॉप बॉटम फैशन फॉलो कर रहा है। तो इसलिए जो सबसे लास्ट में एलिमेंट आएगा वो सबसे पहले बाहर निकलेगा, राइट। तो स्टैक में हम लोग लीफो फॉलो करते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो लास्ट में आएगा वो पहले बाहर निकलेगा। इस केस में दो मेथड्स फिर से हमारे होते हैं, एक होता है पुश, एक होता है पॉप। पुश होता है स्टैक के अंदर पुश करने के लिए, मतलब स्टैक के अंदर एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए, और पॉप होता है स्टैक से एलिमेंट को हटाने के लिए, राइट। तो इसके अलावा इसमें भी एक मेथड और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टॉप मेथड। तो टॉप मेथड क्या करता है? बताता है कि स्टैक के टॉप पे क्या पड़ा है। जैसे अगर ये 5 एलिमेंट्स हैं तो स्टैक के टॉप पे है मेरा 5। ये कुछ रिमूव नहीं करता, बस हमें बताता है कि स्टैक के टॉप पे है 5। अगर हमारे लेट्स से 5 रिमूव हो गया, 5 को मैंने पॉप कर दिया, तो उस केस में स्टैक के टॉप में पड़ा होगा 4। ये भी रिमूव हो गया तो इस केस में स्टैक के टॉप पे पड़ा होगा 3। तो टॉप टॉप मेथड जो है वो हमारा कुछ नहीं करता, वो हमें सिर्फ बताता है कि स्टैक के टॉप पे क्या पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमें क्या करना है? हमें क्यू यूजिंग टू स्टैक, मतलब हमें क्यू बनानी है दो स्टैक का यूज करके। ये बोला हुआ है सिंपल सा कि आपके पास क्यू नहीं है, आपको क्यू बनानी है, बट आपको यूज करना है दो स्टैक का। तो इसका मतलब
कि हमारे पास दो स्टैक है, लेट्स से ये है मेरा स्टैक 1 और ये है मेरा स्टैक 2, राइट। तो अब मुझे बताना है कि भाई मैं इन दोनों स्टैक्स का यूज करके क्यू कैसे बना सकता हूँ, और मुझे सिंपल सा 3 फंक्शन प्रोवाइड करने हैं कि मतलब मैं एन क्यू भी कर सकूँ, डी क्यू भी कर सकूँ, और ये दोनों स्टैक मिलके ऐसा काम करने चाहिए कि जो मेरा एलिमेंट सबसे पहले इंसर्ट हो रहा है वही सबसे पहले मेरा एग्जिट हो। तो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब अगर बहुत बिल्कुल बेसिक सा सोचूं कि अगर मुझे इन दोनों का यूज करके क्यू बनानी है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं, मैंने लेट से 5 एलिमेंट्स है मेरे पास, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो अगर मान लो मुझे ये 3 एलिमेंट्स को इंसर्ट करना है 1 2 3, तो मैं क्या करूंगा, स्टैक 1 में इंसर्ट कर दूंगा, सिंपल, मैंने 1 कर दिया इंसर्ट, 2 कर दिया, 3 कर दिया, राइट। अब लेट से कि मुझे, मैंने 1 कर दिया इंसर्ट, 2 कर दिया, 3 कर दिया, ये मेरी क्यू चल रही है यहाँ पे, ठीक है, ये वाली मेरी क्यू है। अब मुझे क्या करना है, मैंने कहा कि क्यू से एक एलिमेंट को डी क्यू कर दो, मतलब फर्स्ट एलिमेंट को बाहर निकाल दो। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं इन सारे एलिमेंट्स को उठा के इस वाले स्टैक में लेके जाऊंगा, फिर उस स्टैक में जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा मैं उसको बाहर निकाल दूंगा या फिर उसको पॉप कर दूंगा। तो उस केस में क्या होगा कि मेरा डी क्यू ऑपरेशन ही परफॉर्म होगा, बिकॉज वो फर्स्ट ही होगा जो बाहर निकलेगा, राइट। तो लेट से अगर मुझे इनको डी क्यू करना है, मुझे इन तीनों एलिमेंट को इंसर्ट करने के बाद, तो क्या करूंगा मैं इन तीनों एलिमेंट्स को यहाँ पे पुश करूंगा। तो ये क्या होगा, पहले सबसे पहले 3 पुश होगा, क्योंकि 3 यहाँ से पॉप होगा, यहाँ जाएगा, सबसे पहले 3 पुश होगा। उसके बाद मेरा 2 पुश हो गया, तो 3 और 2 मेरा पुश हो गए, इनको मैं हटा देता हूँ। और उसके बाद मेरा 1 पुश होगा, तो मेरा 1 भी यहाँ पुश हो जाएगा और मैं 1 को भी यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये स्टैक मेरा हो जाएगा एम्प्टी, और स्टैक 2 मेरा फुल हो जाएगा इस केस में, ठीक है। तो मैंने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया कि जब, मतलब अगर अगर मैं एनक्यू की बात करूं, एनक्यू की बात करूं, तो मैं क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा था, मैं सिंपल S1 में पुश कर रहा था, ठीक है। और अगर मैं डी क्यू की बात करूं, अगर मैं डी क्यू की बात करूं, तो मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने क्या करा, S1 से सारे एलिमेंट्स को शिफ्ट कर दिया S2 में, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मुझे एक ही एलिमेंट को डी क्यू करना होगा, ऑब्वियस सी चीज है कि एक ही एलिमेंट को हटाना होगा। फिर मैंने क्या करा, S2 से पॉप कर दिया फर्स्ट एलिमेंट को, तो इस केस मेरा 1 बाहर आ गया, राइट, और S2 से 1 हट गया। तो मैंने क्या करा, इसके बाद मैंने क्या ऑपरेशन परफॉर्म करा, मैंने करा कि S2 से टॉप मोस्ट एलिमेंट को रिमूव कर दो, मतलब S2 से पॉप कर दो एक एलिमेंट को, राइट। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मुझे इन एलिमेंट्स को वापस लेके जाना है S1 में, तभी तो मैं और एलिमेंट इंसर्ट कर पाऊंगा, बिकॉज लेट से अगर 3 के बाद 4 आता है तो वो यहां थोड़ा जा सकता है 2 के ऊपर, वो तो 3 के बाद जाएगा ना। तो उसके उस चीज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे S2 को वापस से सारे एलिमेंट्स उठा के S1 में शिफ्ट करने पड़ेंगे। तो मैं S2 से 2 उठा के यहाँ शिफ्ट कर दूंगा, तो यहाँ आ जाएगा 2, 3 उठा के शिफ्ट कर दूंगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, और मेरा S2 हो जाएगा खाली, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इस चीज के बाद मैंने फिर से सारे एलिमेंट्स को S2 से वापस से S1 में शिफ्ट कर दिया। तो उस केस में क्या हुआ, मेरा 1 बाहर निकल चुका है, और अगर मैंने डी क्यू करा 1 2 3 की क्यू में, तो मेरा 1 ही बाहर निकलना चाहिए था, तो 1 बाहर निकल चुका है। तो ये 1 मेरा हट गया यहाँ से, और मेरा जो क्यू बच गई वो बच गई 2 और 3, और मैंने 4 एलिमेंट और ऐड कर दिया, तो 4 एलिमेंट उसके बाद मेरा यहाँ पे ऐड होगा S1 में। तो यहाँ पे सिंपल ऐड हो जाएगा, तो मेरी क्यू बन जाएगी 2 3 4, जो कि ऐसी की ऐसी है। इन केस अगर मैं दोबारा पॉप करता हूँ, एक काम करते हैं, पहले 5 को इंसर्ट कर लेते हैं। तो 5 को एनक्यू के केस में क्या करूंगा, S1 डॉट पुश, तो मैंने S1 में पुश कर दिया, सिंपल सी चीज, 5 यहाँ पे आ गया। अब लेट्स से कि मुझे, मैंने कहा कि मुझे पॉप करना है एलिमेंट्स को, तो अब क्या मेरी क्यू में क्या बना हुआ है, मेरी क्यू में 2 3 4 और 5 बना हुआ है, राइट। अब मुझे पॉप करना है, तो सबसे पहले 2 बाहर आना चाहिए। 2 को बाहर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसी प्रोसीजर को फॉलो करना होगा जो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये रहा मेरा डी क्यू का फॉर्मूला। तो डी क्यू के केस में क्या करूंगा, S1 से पहले सब कुछ उठा के ले जाओ S2 में, ठीक है। तो सबसे पहले S2 में सब कुछ उठा के ले जाओ, मैं कोई और कलर ले लेता हूँ यहाँ पे। तो S2 में सबसे पहले मेरे पास आ गया 5, 5 यहाँ से हट गया। उसके बाद मेरे पास आ गया यहाँ पे 4, 4 भी हट गया। उसके बाद मेरे पास आ गया यहाँ पे 3, 3 भी हट गया। और उसके बाद मेरे पास आ गया यहाँ पे 2, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, इस सबको रिमूव कर दिया। और अगर मुझे अब उसके बाद क्या करना है, S2 से पॉप करो, S2 से पॉप करो, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से 2 को हटा दो और 2 को पॉप कर दिया, तो मेरे यहाँ से निकल के बाहर आ गया 2, ठीक है। उसके बाद क्या करा, इसने कहा कि S2 को वापस से S1 में ले जाओ, तो मतलब S2 में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको वापस से S1 में ले जाऊंगा। तो अगर मैं इन सारे एलिमेंट्स को वापस से ले जाऊंगा, तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा मेरा 3, ठीक है, 3 यहाँ से हट जाएगा। फिर मेरा आएगा 4, 4 भी हट जाएगा। फिर मेरा आएगा 5, 5 भी हट जाएगा, ठीक है। इन केस मुझे फिर से पॉप करना है, तो मैं फिर से यहाँ ले जाऊंगा, टॉप मोस्ट एलिमेंट को उठा लूंगा और फिर से वापस सारे एलिमेंट्स ले आऊंगा। और इन केस मुझे पुश करना है,
तो मुझे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ S1 में पुश करना है, तो मेरा एक और एलिमेंट यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि मुझे समझ आ गया कि अगर मुझे DQ करना है तो मुझे कुछ नहीं करना है, S1 में पुश करना है, सॉरी NQ करना है तो कुछ नहीं करना है, S1 में पुश करना है, और अगर DQ करना है तो पहले S1 से सारी चीज़ों को S2 में ले जाओ, फिर S2 में से टॉप मोस्ट एलिमेंट को पॉप कर दो, फिर S2 से सारे एलिमेंट्स को उठा के वापस S1 में ले जाओ। तो इस तरह से मेरे दो स्टैक का यूज करके एक क्यू इंप्लीमेंट हो सकती है, राइट। इन केस कि अगर मुझे टॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कि टॉप मोस्ट एलिमेंट मुझे देखना है सिर्फ कि क्या है, मुझे उसको पॉप नहीं करना, तब भी मुझे यही करना पड़ेगा, मुझे S1 से S2 में सारे लेके जाना पड़ेगा, फिर मैं चेक करूंगा कि S2 के टॉप में क्या पड़ा है। तो मतलब अगर मैं टॉप का भी एक फॉर्मूला लिख लूँ ना यहाँ पे, तो टॉप का फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, अगर मैं यहाँ पे टॉप का फॉर्मूला लिखूं तो टॉप का फॉर्मूला ऐसा बनेगा कि S1 से सब कुछ उठा के ले जाओ S2 में, फिर देखो S2 से पॉप नहीं करना, हमें देखना है कि S2 के टॉप में क्या पड़ा है, बिकॉज इसके जो बॉटम में होगा वो S2 के टॉप में आएगा और वही हमारा क्यू क्या फ्रंट एलिमेंट होगा, राइट। तो मैं सिंपल देखूंगा कि S2 के टॉप में क्या पड़ा है, उसको डिस्प्ले कर दो, और फिर वापस से S2 से सारा कुछ उठा के S1 में ले जाओ, राइट। तो अगर मैं सिंपल सी चीज देखूं, तो अगर मुझे एनक्यू का मतलब अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को जज करूं, तो एनक्यू ऑपरेशन में मेरा O1 में ऑपरेशन हो रहा है, क्योंकि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिंपल पुश करना है, राइट। DQ के केस में मेरा ON में चल रहा है, बिकॉज मुझे n एलिमेंट्स को यहाँ पे लेके जाना है, और फिर मैं पॉप कर सकता हूँ और मैं DQ कर सकता हूँ, राइट। हालांकि मुझे उसके बाद n एलिमेंट्स को और लेके आना है, तो बिग ऑफ 2n मान सकते हो, तो वो रहेगा बिग ऑफ एन ही एट द एंड, तो बिग ऑफ n हो गया। एंड इन केस मुझे टॉप देखना है तो ये भी सिमिलर है, DQ जैसा ही है, बस इसमें मैंने पॉप नहीं किया, मैंने सिर्फ टॉप का यूज करके डिस्प्ले किया है, राइट। तो ये भी मेरा बिग ऑफ n में चल रहा है। तो अगर हम इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं और हैकर रैंक में अपना सोल्यूशन सबमिट करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमें मिलेगा एक TLE। तो वो बोलेगा भाई बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हो, टाइम लिमिट एक्सीडेड हो गया कई सारे टेस्ट केसेस में, तो ये तो जो प्रोसीजर हो गया वो हमारा हो गया गलत। ठीक है, तो अब इसको बेटर बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कि मतलब हम लोग क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग इसी प्रोसीजर को फॉलो करें बट हमारा TLE ना आए, कि हम लोग कहीं पे हम अपना एफर्ट रिड्यूस कर सकते हैं कि हमारा TLE ना आए इस केस में, क्योंकि यहाँ पे TLE आ रहा है तो काफी मुश्किल हो गया है काम करना, राइट। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अगर TLE को रिड्यूस करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो मैं काम करता हूँ, फिर से ये एग्जाम्पल ले लेता हूँ। यहाँ पे आ गया S1 और यहाँ पे आ गया मेरा S2, ठीक है, और मेरे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, मैंने क्या, एक काम करते हैं, फिर से तीन फंक्शन डिफाइन करते हैं, NQ DQ और टॉप, और देखते हैं कि तीनों में क्या होता है, ठीक है। मैंने कहा ये रहा मेरा NQ का फॉर्मूला, ये रहा मेरा एक तरह से DQ का फॉर्मूला, ठीक है, और ये रहा मेरा टॉप का, टॉप नहीं मतलब मैं इसको फ्रंट लिखता हूँ बिकॉज हम क्यू के टर्म्स में बात कर रहे हैं। तो फ्रंट के केस में क्या होगा, तो अगर मुझे फ्रंट एलिमेंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो एनक्यू के केस में क्या हो सकता है, एनक्यू तो सिंपल है, मतलब हमें एक एलिमेंट इंसर्ट करना है तो S1 में पुश तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एनक्यू के केस में क्या करना है मुझे, एनक्यू के केस में मैं कुछ नहीं करूंगा, सिंपल मैं S1 में पुश कर दूंगा, ठीक है। तो एनक्यू केस में मैंने कह दिया कि मैं S1 में पुश करूंगा, तो मेरा लेट्स से 1 1 और 2 और 3, फिर से हम तीनों को पुश करते हैं पहले, तो यहाँ मेरा क्यू बनेगी, यहाँ पे मैं क्यू डिस्प्ले करूंगा जो मेरी बन रही है, ठीक है। पहले मैंने 1 को पुश करा, 2 को पुश करा, 3 को पुश करा, तो S1 में क्या हो गया, 1 आ गया, S1 में 2 आ गया, और S1 में 3 आ गया, ठीक है। तो मतलब NQ तो मेरा सिंपल है, वही का वही रहेगा कि S1 में पुश करना है और आपका क्यू में पुश होता जा रहा है, राइट। DQ के केस में क्या कर सकते हैं, बिकॉज अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देखें ना, तो NQ के केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कोई दिक्कत नहीं है, ये O ऑफ 1 है, इससे ज्यादा कम हम नहीं कर सकते, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की दिक्कत है DQ में और टॉप में या फिर फ्रंट में, राइट। तो इसको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा मेनली। तो DQ को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, DQ को देखते हैं, तो लेट्स से हमने तीन एलिमेंट इंसर्ट करें। अब मैंने कहा कि भाई 1 को हटा दो यहाँ से इस क्यू में से, तो 1 को कैसे हटाएंगे, DQ केस में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम सारे एलिमेंट्स को उठा के यहाँ पे लेके आ गए, ठीक है। तो क्या हुआ कि S2 में मेरा आ गया 3, ये यहाँ से हट गया 3 एलिमेंट, राइट। उसके बाद मेरा नेक्स्ट एलिमेंट मेरा S2 में आ गया 2, ठीक है। उसके बाद ये भी हट गया यहाँ से, सॉरी, और उसके बाद मेरा S2 में आ गया 1, और फाइनली ये वाला एलिमेंट भी यहाँ से हट गया, ठीक है। तो मेरा DQ में क्या हुआ, सारे के सारे एलिमेंट्स S1 से S2 में मैंने मूव किए, ठीक है। S1 से S2 में मैंने मूव करे, राइट। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने S2 से पॉप करा,
तो मैंने S2 से पॉप करा, तो पॉप करने के बाद क्या हुआ, जो मेरा टॉप मोस्ट एलिमेंट था वो यहाँ से हट गया और वो मेरा DQ के केस में मैंने डिस्प्ले कर दिया कि मेरा 1 एलिमेंट आ गया DQ करने पे, क्योंकि 1 यहाँ से हटाना था, 1 मैंने यहाँ से हटा दिया, राइट। उसके बाद हम क्या करते थे कि यहाँ से सारे एलिमेंट्स उठा के वापस ले जाएंगे यहाँ पे, राइट। तो मैं इस ऑपरेशन को अभी के लिए होल्ड पे डाल रहा हूँ कि मैं सारे एलिमेंट्स को वापस नहीं लेके जाऊंगा, मैं इसको इसी के अंदर रहने दूंगा, S2 के अंदर ही, और फिर देखते हैं कि क्या हम काम कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, राइट। ठीक है, तो मेरा मेरा लेट्स से इनको मैं नेमिंग भी दे देता हूँ। S1 को मैंने बोल दिया कि ये है मेरा पुश स्टैक, क्योंकि जो भी मैं पुश करूंगा वो मैं यहाँ पे करूंगा, राइट। और ये है मेरा पॉप स्टैक, तो जो भी पॉपिंग करूंगा वो मैं यहाँ पे करूंगा, राइट। तो DQ केस में मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ S1 से S2 में लेके गया और S2 को पॉप कर दिया, ठीक है। लेट्स से अब मुझे कुछ और पुश करना है, 4 और 5 भी थे, तो मैंने 4 और 5 को पुश कर दिया, तो S1 में मेरा आ गया 4 और S1 में मेरा आ गया 5, ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई मुझे बताना है कि टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या है, लेट्स से मुझे बताना है कि मुझे DQ करना है फिर से, अब मुझे 2 को निकालना है यहाँ से, ठीक है। तो मुझे 2 को अपनी क्यू से रिमूव करना है। तो DQ केस में मैंने क्या करता हूँ, मैं करता हूँ S1 से S2 और फिर S2 से पॉप, बट इस केस में तो मेरे S2 में ऑलरेडी एलिमेंट्स पड़े हैं, राइट। तो मैं यहाँ से पॉप कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ से पॉप करूंगा तो मुझे 2 ही मिलेगा और मुझे चाहिए भी 2 ही था जब मुझे पॉप करना था, राइट। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली पॉप कर सकता हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि DQ के केस में मैं सीधा पॉप कर सकता हूँ। तो मैंने S2 को, मैंने इस ऑपरेशन को नहीं कंसिडर किया अभी, मैंने सीधा पॉप कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि मुझे 3 को भी पॉप करना है, तो मैंने कहा भाई 3 को भी निकालो यहाँ से। तो 3 के केस में मैंने क्या करा, ये तो मेरा पॉप हो चुका था ऑलरेडी, तो 3 के केस में मैंने इसको नहीं कंसिडर किया, फर्स्ट वाले ऑपरेशन को, मैंने S2 को पॉप कर दिया, तो मेरा यहाँ से 2 की बजाय 3 निकल गया, ठीक है। यहाँ मेरा 3 निकल गया और मेरा यह वाला स्टैक हो गया एम्प्टी, ठीक है। अब मैंने कहा कि मुझे फिर से DQ करना है, तो इस केस में क्या होना चाहिए, 4 DQ होना चाहिए यहाँ से, इस लिस्ट में से 4 हटना चाहिए यहाँ से, ठीक है। तो अब 4 को DQ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे S1 से सारे एलिमेंट्स को फिर से मूव करना पड़ेगा S2 में, तो यहाँ मेरा आ जाएगा 5 और फिर मेरा आ जाएगा 4 और ये वाला स्टैक मेरा हो जाएगा एम्प्टी, ठीक है। और फिर मैं इसमें से पॉप करूंगा तो मेरा 4 DQ हो जाएगा और मेरा ये वाला एलिमेंट चलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी मैं DQ परफॉर्म कर रहा हूं तो S1 से S2 में एलिमेंट्स को तभी मूव करो जब S2 एम्प्टी हो, अदरवाइज मूव करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर S2 में ऑलरेडी एलिमेंट्स पड़े हैं तो वो उसी ऑर्डर में पड़े हैं जिस ऑर्डर में मुझे DQ करना है, राइट। तो अगर मान लो अभी अगर इसमें एलिमेंट्स पड़े हैं तो वो उसी ऑर्डर में पड़े हैं जिस ऑर्डर में DQ होने चाहिए, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको यूज कर सकता हूँ एज इट इज। बट अगर ये स्टैक एम्प्टी है तो इसका मतलब मुझे कुछ एलिमेंट्स कुछ स्टैक से उठा के पॉप स्टैक में फिर से डालने पड़ेंगे, तभी मैं उनको DQ कर पाऊंगा। तो उस केस में मुझे ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है, अदरवाइज नहीं करना। तो ये वाला ऑपरेशन जो है मेरा, ये लेट्स से ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑपरेशन मेरा तभी यूजफुल है जब स्टैक जो है वो स्टैक S2 जो है वो एम्प्टी है, ठीक है। तो इस केस में क्या कर रहा हूं मैं, मतलब इस केस में मैंने वो बार बार शफल करने वाले चीज को रिड्यूस कर दिया और मैं इसमें पुश तभी करता हूं, मतलब O ऑफ N वाला ऑपरेशन जो था मेरा पुश करने वाला वो मैं तभी करता हूं जब मेरा ये एम्प्टी होता है। जब तक ये एम्प्टी नहीं है तो मेरा तब तक के लिए मेरा DQ ऑपरेशन भी बिग ऑफ 1 में चल रहा है, क्योंकि मैं सिंपल यहां से पॉप कर रहा हूँ, राइट। जब ये एम्प्टी हो जाएगा तब ये बिग ऑफ N में चलेगा, अदरवाइज ये बिग ऑफ 1 में ही चल रहा है, और पुश तो मेरा हमेशा ही बिग ऑफ 1 में चलता है, तो मेरा कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी रिड्यूस होगी, राइट। सिमिलरली अगर मुझे फ्रंट एलिमेंट देखना है तो फ्रंट एलिमेंट के केस में क्या हो सकता है, अगर मेरा S2 एम्प्टी है तो मैं S1 से सारा कुछ उठा के S2 में ले जाऊं और फिर मैं बता दूं कि S2 का फ्रंट में क्या है या S2 के टॉप में क्या है, बेसिकली क्योंकि ये स्टैक है तो S2 के टॉप में क्या पड़ा है मैं यहाँ से बता दूं देख के। एंड इन केस मेरा S2 एम्प्टी नहीं है तो फिर मैं सिंपल देख के बता सकता हूँ कि इसके टॉप में क्या पड़ा है। तो इस केस में तो सिर्फ मेरा ये वाला सेकंड चीज ही फायदेमंद है, फर्स्ट तो जरूरत ही नहीं है मुझे पुश करने की, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रंट की केस में भी अगर मेरा S2 एम्प्टी नहीं है, ठीक है, तो अगर मेरा S2 एम्प्टी नहीं है, ठीक है, मतलब ये एम्प्टी नहीं है, तो क्या होगा, मेरा ऑपरेशन होगा O1 में परफॉर्म, और अगर मेरा S2 जो है वो एम्प्टी है, ठीक है, तो उस केस में मेरा ऑपरेशन परफॉर्म होगा बिग ऑफ एन में। तो मेरी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी रिड्यूस होगी कि जहां मेरा बिग ऑफ एन चल रहा था वहां मेरा कभी कभी बिग ऑफ 1 आ जाएगा और कभी कभी रेयरली बिग ऑफ एन हो जाएगा, राइट। तो मेरा कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी रिड्यूस होगी। तो अगर हम इस कॉम्प्लेक्सिटी को लेके चलते हैं और इस टाइप से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो मेरा हैकर रैंक में सोल्यूशन एक्सेप्ट हो जाएगा, बिकॉज मेरे टीएलई, तो उस केस में मेरा टीएलई नहीं आएगा, तो फाइनली मेरी कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाएगी, राइट। तो एक बार इसका कोड देख लेते हैं फटाफट से।
कोड में मैंने क्या किया, ये तो सिंपल मेरी हेडर फाइल्स हैं, मैंने एक स्टैक हेडर फाइल और इंपोर्ट किया बिकॉज मुझे स्टैक का यूज करना है, राइट। तो यहाँ पे मैंने एक मेथड डिफाइन कर दिया जिस मेथड का नाम है शिफ्ट एलिमेंट फ्रॉम पुश स्टैक टू पॉप स्टैक। मैं थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा देता हूँ, हाँ। तो ये मैंने एक मेथड डिफाइन कर दिया जिसका नाम है शिफ्ट एलिमेंट फ्रॉम पुश स्टैक टू पॉप स्टैक। ये मेथड कुछ नहीं करता, दो स्टैक लेता है, एक स्टैक ले लिया मेरा पुश स्टैक और एक स्टैक ले लिया पॉप स्टैक, ठीक है। मैं बाय रेफरेंस ले रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो और मैं डायरेक्टली उनको कहीं भी यूज कर सकूँ। तो ये क्या करता है, जब तक पुश स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता, पॉप स्टैक के अंदर पुश कर दूंगा जो भी पुश स्टैक का टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा, और फिर पुश स्टैक से उस टॉप मोस्ट एलिमेंट को हटा दूंगा, मतलब पुश स्टैक से पॉप कर दूंगा। क्योंकि जब भी हम लोग शिफ्टिंग कर रहे थे हम लोग क्या कर रहे थे, लेट्स से कि इस स्टैक में 1 है, 2 है और 3 है, ठीक है, और मुझे इससे उठा के ये सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पुश करने हैं और ये मेरा एम्प्टी पड़ा है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा था, जब तक मेरा ये एम्प्टी नहीं हो जाता, राइट, तो वाइल पुश स्टैक इज नॉट एम्प्टी, क्या करता हूं मैं, इसका टॉप मोस्ट एलिमेंट उठाता हूं और यहाँ पे पुश कर देता हूं, राइट। तो पॉप स्टैक में पुश कर देता हूं, क्या पुश करता हूं, पुश स्टैक का टॉप मोस्ट एलिमेंट, राइट। तो पुश स्टैक का टॉप मोस्ट एलिमेंट उठाता हूं और पॉप स्टैक में पुश कर देता हूं, तो यहाँ मेरा 3 आ जाता है। और पुश करने के बाद मैं क्या करता हूँ, पुश स्टैक में से पॉप कर देता हूँ, मतलब इस टॉप मोस्ट एलिमेंट को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, राइट। तो ऐसे मेरा चल रहा है। तो अगर मुझे 2 को डालना है तो फिर से मैं टॉप मोस्ट एलिमेंट उठाऊंगा, मैं यहाँ पे डालूंगा और फिर मैं इस टॉप मोस्ट एलिमेंट को पुश स्टैक से पॉप कर दूंगा। तो यही चीज मैं यहाँ फॉलो कर रहा हूँ कि जब तक मेरा पुश स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता शिफ्ट करने के लिए, मैं पॉप स्टैक में पुश करूंगा टॉप मोस्ट एलिमेंट को और फिर मैं पुश स्टैक को पॉप कर दूंगा, ठीक है। तो ये तो मेरा शिफ्टिंग का काम कर रहा है। अब देखते हैं कि इनपुट में क्या है, ठीक है। तो हैकर रैंक के इनपुट में क्या था, हैकर रैंक के इनपुट में हमें 3 तरह के इनपुट दे रखी है। इनपुट फॉर्मेट में हमें बोला हुआ है कि मतलब पहले तो हमारे पास नंबर ऑफ क्वेरीज आएंगी और फिर हमारे पास 10 तरह के ऑपरेशन आएंगे। जैसे अगर यहाँ पे 10 नंबर ऑफ क्वेरीज 10 है तो 10 क्वेरीज आएंगी, हर एक क्वेरी कुछ नहीं है, हर एक ऑपरेशन ही है। अगर क्वेरी का टाइप 1 है तो मुझे इंसर्शन करना है, अगर क्वेरी का टाइप 2 है तो मुझे पॉपिंग करनी है, और अगर क्वेरी का टाइप 3 है तो मुझे डिस्प्ले करना है जो भी क्यू के फ्रंट में होगा वो, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं किया, फटाफट से मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेरीज ले ली सबसे पहले, फिर हर एक क्वेरी को कंसिडर कर रहा हूँ वाइल लूप लगा के, और उसके बाद मैंने चेक किया, सबसे पहले मैंने चॉइस एंटर कराई, ठीक है। तो अगर चॉइस 1 है तो उस केस में मुझे एक एलिमेंट को पुश करना है, राइट। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे हैकर रैंक में देखूँ तो सिर्फ 1 के केस में मेरा एक एलिमेंट आता है, बिकॉज पॉपिंग के केस में मुझे एलिमेंट की जरूरत नहीं है, और डिस्प्ले करने के केस में मुझे एक और एलिमेंट को इंसर्ट कराने मतलब एक्सेप्ट कराने की जरूरत नहीं है, राइट। तो सिर्फ पुशिंग के केस में ही एक नया एलिमेंट होगा जो यूजर देगा कि मुझे क्या पुश करना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या करा, अगर मेरी चॉइस 1 है तो मैं एक एलिमेंट को एक्सेप्ट कराऊंगा और फिर मैं पुश स्टैक के अंदर उस एलिमेंट को पुश कर दूंगा, यही कर रहा था मैं। अगर मैं अपनी थ्योरी देखूं तो S1 स्टैक के अंदर पुश कर दूंगा, मतलब जो मेरा पुश स्टैक था उसके अंदर पुश कर दूंगा जो भी मैंने एलिमेंट एक्सेप्ट कराया, राइट। तो S1 के अंदर पुश कर रहा हूँ, मैं पुश स्टैक के अंदर पुश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यही करा कि अगर मेरा चॉइस 1 है तो मैं एलिमेंट को एक्सेप्ट कराऊंगा और पुश स्टैक के अंदर पुश कर दूंगा, राइट। उसके बाद देखते हैं अगर चॉइस 2 है, तो चॉइस 2 के केस में हम लोग क्या कर रहे थे, चॉइस 2 मतलब DQ वाला काम। तो DQ के केस में हम क्या कर रहे थे, हम चेक कर रहे थे कि अगर S2 मेरा एम्प्टी है तो मैं S1 से सारे एलिमेंट्स उठा के S2 में मूव करूंगा और फिर S2 को पॉप कर दूंगा, राइट। तो मैंने सिंपल चेक कर लिया कि अगर मेरा पॉप स्टैक एम्प्टी है तो इसका मतलब क्या है, मेरा S2 एम्प्टी है। S2 क्या था, पॉप स्टैक था, ठीक है। तो अगर मेरा पॉप स्टैक एम्प्टी है तो शिफ्ट एलिमेंट फ्रॉम पुश स्टैक टू पॉप स्टैक, और उसमें मैंने रेफरेंस दे दिया पुश स्टैक का भी और पॉप स्टैक का भी, राइट। तो मैंने सिंपल बोल दिया कि सारे एलिमेंट्स को शिफ्ट कर दो पुश स्टैक से पॉप स्टैक में, ये वाला वही वाला मेथड मेरा यूज करेगा और सारे एलिमेंट्स को पुश कर देगा। और फाइनली मैंने पॉप स्टैक में से एलिमेंट को पॉप कर दिया, तो पॉप स्टैक में जो टॉप मोस्ट एलिमेंट मेरा था उसको मैंने पॉप कर दिया, तो मेरा पॉप हो गया, राइट। और अगर मेरी चॉइस 3 है तो इसका मतलब क्या है कि पॉप स्टैक के टॉप में जो होगा मुझे वो डिस्प्ले करना है। क्योंकि चॉइस 3 में हम क्या कर रहे थे कि अगर चॉइस 3 है तो मैं चेक करूंगा कि अगर S2 एम्प्टी है या नहीं है। अगर S2 एम्प्टी है तो उस केस में मुझे S1 से S2 में मूव करना है और फिर S2 का टॉप मोस्ट एलिमेंट डिस्प्ले कर देना है। इस केस में मैं कुछ पॉपिंग नहीं कर रहा, मैं सिर्फ डिस्प्ले कर रहा हूँ, राइट। तो मैंने चेक किया कि अगर मेरा पॉप स्टैक एम्प्टी है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सारे के सारे एलिमेंट्स को पुश कर दूंगा पुश स्टैक से पॉप स्टैक में, और मैं पॉप स्टैक का टॉप मोस्ट एलिमेंट को सिर्फ सी आउट करा रहा हूँ, सिर्फ डिस्प्ले करा रहा हूँ, पॉपिंग नहीं कर रहा हूँ। तो थर्ड के केस में मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा और ये मेरा प्रोग्राम खत्म हो जाता है। तो इस एल्गोरिथम में इतना ही है कि हम लोगों ने 2 स्टैक ले रखे हैं, पुश स्टैक और पॉप स्टैक के नाम से, और हम लोग जो हमने बेसिकली सोल्यूशन डिस्कस किया है उसी को हमने इंप्लीमेंट किया हुआ है, और हमने एक सिंगल मेथड बनाया हुआ है जो कि मेरा हमेशा कॉल नहीं होता, सिर्फ उसी केस में कॉल होता है जब मेरा पॉप स्टैक एम्प्टी है। तो इस केस में मेरा कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ रिड्यूस हो जाती है,
क्योंकि मैं इसको तभी कॉल कर रहा हूँ जब मेरा पॉप स्टैक एम्प्टी है, अदरवाइज मैं पॉप स्टैक से पॉप कर देता हूँ या टॉप कर देता हूँ, जो भी मुझे करना है वो, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेशन कि मुझे रिमूव करना है या डिस्प्ले कराना है, मैं वो कर देता हूँ, राइट। और पॉप पुश स्टैक में ही मैं एलिमेंट को पुश कर देता हूँ हमेशा, तो ये तो मेरा है ही बिग ऑफ 1 का ऑपरेशन। तो एक काम करते हैं, एक बार चला के देख लेते हैं हैकर रैंक के इसी वाले इनपुट को कि क्या होता है। और इसमें मैं आउटपुट में कुछ नहीं दिखाना था, जब भी हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं तो उस केस में फ्रंट एलिमेंट क्या होगा, तो वो फ्रंट एलिमेंट क्या होगा, वो बेसिकली मेरा यही वाला एलिमेंट होगा जो पॉप स्टैक के टॉप में है। तो मैंने पॉप स्टैक के टॉप वाले एलिमेंट को ही डिस्प्ले कराया हुआ है 3 की केस में, राइट। तो मैं सारे इनपुट को यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और एक बार रन करके देख लेते हैं हम क्या चल रहा है। ठीक है, तो एक बार कंपाइल कर लेते हैं। ये मेरा कंपाइल हो गया और आउटपुट में मेरा इस वाले इनपुट के लिए आना चाहिए, लेट्स, एक मिनट, ये कुछ गड़बड़ होगी। हाँ, अगर मैं आउटपुट देखूं तो आउटपुट मेरा आना चाहिए 14 14, ठीक है। तो अगर मैं आउटपुट देखूं तो मेरा आउटपुट आएगा यहाँ पे 14 और 14, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा एल्गोरिथम बिल्कुल सही चल रही है और 14 और 14 आउटपुट आ रहा है। ये 14 और 14 आउटपुट कैसे आया, इसने सबसे पहले 42 को इंसर्ट किया है, फिर पॉप किया है, फिर 14 को इंसर्ट किया है। तो एक बार करके देख लेते हैं फटाफट से, इस चीज़ को भी समझ लेते हैं कि ये कैसे चल रहा है। तो मेरे पास दो स्टैक हैं, एक है S1 और एक मेरा स्टैक है S2, ठीक है। सबसे पहले मैंने कहा कि मैंने 42 को इंसर्ट किया, ठीक है जी, मेरा 14 42 यहाँ पे इंसर्ट हो गया। उसके बाद मैंने कहा कि मेरा पॉप कर दो, पॉप करना है। पॉप करने के केस में ये तो एम्प्टी है, मेरा एम्प्टी है, तो इसका मतलब क्या है, सारे एलिमेंट्स को यहाँ पुश करो पहले। तो मैंने 42 को यहाँ पुश करा, ठीक है, ये वाला स्टैक मेरा हो गया एम्प्टी, ठीक है। और फिर मैंने पॉप कर दिया, मतलब ये वाला एलिमेंट को पॉप कर दिया, तो 42 बाहर आ गया और ये वाला स्टैक भी हो गया मेरा एम्प्टी। तो बस बेसिकली मेरा क्यू में कुछ नहीं बचा। अगर मैं क्यू के पर्सपेक्टिव से भी चलूँ तो पहले मेरा 42 इंसर्ट हुआ था और फिर मेरा वो निकल गया, तो क्यू में कुछ नहीं बचा, अभी क्यू एम्प्टी है, राइट। उसके बाद इसने कहा कि 14 को इंसर्ट करो और फिर डिस्प्ले करो क्या है टॉप में। तो मैंने 14 को इंसर्ट करा, 14 यहाँ पे आ गया। उसके बाद मुझे डिस्प्ले करना था, डिस्प्ले करने के लिए मैं क्या करूँगा, S2 मेरा एम्प्टी है तो मुझे एलिमेंट्स को मूव करना पड़ेगा। तो मैंने 14 यहाँ मूव कर दिया, ये मेरा यहाँ से हट गया और फिर मैंने डिस्प्ले करा। इस केस में मैं पॉपिंग नहीं कर रहा, सॉरी, इस केस में मैं पॉपिंग नहीं कर रहा, मैं सिर्फ डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो 14 मेरा डिस्प्ले हो गया कि जो मेरा टॉप में पड़ा है वो मेरा पड़ा है 14, ठीक है। तो मतलब जो मेरा क्यू में ही पड़ा है वो मेरा 14, ठीक है, ओके। उसके बाद मैंने कहा कि 28 को इंसर्ट करो, तो 28 को मैं S1 में इंसर्ट कर देता हूँ, मतलब पुश टैग में इंसर्ट कर देता हूँ, राइट। उसके बाद इसने बोला डिस्प्ले करो कि टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या पड़ा है। अब टॉप मोस्ट तो मेरा क्यू में 14 ही पड़ा होगा, भले ही तुम 28 भी इंसर्ट कर दो, बट फ्रंट में तो 14 ही पड़ा है ना। तो टॉप मोस्ट एलिमेंट जो मेरा पॉप स्टैक में होगा, क्योंकि अब मेरा एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी नहीं है तो मतलब ये वाला ऑपरेशन नहीं चलेगा, शिफ्टिंग वाला। तो शिफ्टिंग वाला ऑपरेशन अगर नहीं चलेगा तो जो भी मेरा इसका टॉप में पड़ा है मैं उसको सिर्फ डिस्प्ले कर दूंगा। तो इसके टॉप में पड़ा है 14, 14 मैंने फिर से डिस्प्ले कर दिया। तो पहले मेरा 14 यहाँ पे, पहले मेरा 14 डिस्प्ले हुआ था इस वाले केस में जब मेरा 14 ही था, और अब मैंने 28 भी इंसर्ट कर दिया तो उस केस में मेरा 14 डिस्प्ले हो गया। तो यहाँ मेरा 2 बार 14 डिस्प्ले हो चुका है, राइट। तो आउटपुट में मेरे पास 2 बार 14 आ गया है। उसके बाद इसने बोला 60 को इंसर्ट करो और 78 को इंसर्ट करो, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे 60 को इंसर्ट कर दूंगा और मेरा 78 भी इंसर्ट हो जाएगा, राइट। उसके बाद इसने मुझे बोल दिया कि पॉप कर दो 2 बार। अब 2 बार पॉप करना है, तो एक बार तो मेरा 14 पड़ा है, तो पॉप करने के केस में मैं शिफ्ट नहीं करूंगा बिकॉज मेरा S2 खाली नहीं है अभी। तो मैं इसको पॉप कर दूंगा तो 14 यहाँ से हट जाएगा, ये पॉप हो गया, ठीक है। तो इसके अलावा मुझे क्या करना है, अब जब मैं दोबारा पॉप करूंगा तो उस केस में मेरा S2 एम्प्टी है, S2 एम्प्टी है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं सारे एलिमेंट्स को यहाँ मूव कर दूं, तो यहाँ पे मेरे एलिमेंट्स आ जाएंगे 78 और उसके बाद मेरा आ जाएगा 60 और उसके बाद मेरा आ जाएगा 28। फिर जब मैं पॉप करूंगा तो मेरा आएगा 28, क्योंकि 14 के बाद जो पॉप होना चाहिए था वो 28 पॉप होना चाहिए था, तो मेरा 28 पॉप हो गया और ये मेरा यहाँ से हट गया, राइट। तो ये एक तरह से पॉप ऑपरेशन चल गया और उसके बाद मेरा कुछ डिस्प्ले तो करना नहीं है, तो कुछ डिस्प्ले नहीं करना, तो इसके लिए मेरा आउटपुट जो मेरा फाइनल आउटपुट बन गया वो मेरा बन गया यही वाला जो यहाँ पे हमारा डिस्प्ले का रखा है 14 14, ये मेरा फाइनल आउटपुट बन गया। तो उसी हिसाब से मेरा यहाँ पे आउटपुट आ रहा है 14 14, ठीक है, ओके। तो हमने ये देख लिया और फाइनली जो हमारा क्यू में बचेगा वो आई थिंक 78 और 60, सॉरी 60 और 78 बचेगा, क्योंकि पहले 60 बाहर आएगा और फिर 78 बाहर आएगा। तो यहाँ पे भी यही बताया हुआ है कि क्यू में जो हमारा बच रहा है वो 60 और 78 बच रहा है, राइट। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक बार इसी सोल्यूशन को हम लोग देख लेते हैं हैकर रैंक में भी चला के, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और मैं इसको
बस मैं एक चीज़ यहाँ से हटाऊंगा क्योंकि मैं फाइल्स का यूज़ कर रहा था इनपुट आउटपुट के लिए, तो मैं इस चीज़ को यहाँ से रिमूव कर दूंगा बस। ठीक है, तो एक बार रन करके देखते हैं चलता नहीं चलता। तो मेरा सैंपल टेस्ट केस बिल्कुल सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और आउटपुट भी मेरा सही आ रहा है 14 ये तो हम टेस्ट भी कर चुके हैं, राइट। तो एक बार हम सबमिट कर देते हैं इस कोड को और देखते हैं कि हमारा काम करता है नहीं करता। ठीक है, तो मेरा ये सारे टेस्ट केसेस इस केस में पास हो गए और ये मेरा चैलेंज कंप्लीट हो गया, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली मेक अ क्यू यूजिंग टू स्टैक्स। तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं और इस केस में कोई टीएलई भी नहीं आएगा। तो अगर आप देख सकते हो, मतलब अगर आपको लगता है कि उस केस में टीएलई नहीं आएगा तो आप उसको चला के देखो, बट उस केस में टीएलई आएगा। बट अगर हम इस अप्रोच को फॉलो करेंगे तो इस केस में मेरा टीएलई नहीं आएगा, तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। चलो ठीक है, आई मीन दैट्स ऑल फॉर दिस ट्यूटोरियल। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय।